नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स को लेके आए हैं आपके सामने क्लास 8 साइंस के होंगे क्यूरियोसिटी बुक के। जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। तो नेचर जो है किस तरीके से काम करता है, हार्मनी में कैसे रहता है, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन के बारे में सबसे पहले टॉपिक दिया गया है, इसको देख लेते हैं क्या होता है। तो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो रहा होगा, ठीक है? और बहुत सारी तरीके के इंटरेक्शन हो सकते हैं, ठीक है? तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या कहा गया, इन उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, तो ये ऐसे स्टेट्स दिए गए हैं जहाँ पर एलिफेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि एलिफेंट ऑफन एंटर्स फार्म्स एंड विलेजेस। तो एलिफेंट जब ज़्यादा पाए जा रहे हैं और क्योंकि आपको पता है जंगल ज़्यादातर कट चुके हैं, तो ये कहाँ एंटर कर जाते हैं, खेतों में, विलेजेस में एंटर कर जाते हैं ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वेजिटेशन एंड वाटर इन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जहाँ पे रहते थे वहाँ वेजिटेशन नहीं बची है, वहाँ वाटर नहीं बचा है, इस वजह से ये फार्म और विलेजेस में एंटर कर जाते हैं। एलिफेंट सर्च फॉर फूड लाइक बनानाज एंड शुगर केन। अब देखिए एलिफेंट्स यहाँ क्यों एंटर कर रहे हैं, क्योंकि एलिफेंट्स को ये लगता है कि यहाँ पर इनको बनाना मिल जाएगा खाने के लिए, शुगर केन मिल जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। और लोगों को क्या परेशानी होती है, क्रॉप डैमेज हो जाता है उनका, एंड समटाइम्स हार्म टू ह्यूमन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। और कभी कभी क्या होता है कि लोग कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लोगों के बीच में और एनिमल्स के बीच में, जिसकी वजह से ह्यूमन की डेथ तक हो जाती है। डोमेस्टिक एनिमल जो है उनको भी, उनकी भी डेथ हो जाती है, वो उनके ऊपर मान लीजिए चोट वोट लग गई तो मर वर जाते हैं वो लोग, ठीक है? तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर बताई गई। कॉजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ मूविंग इनटू ह्यूमन हैबिटेट, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों आ रहे हैं ह्यूमन हैबिटेट में एनिमल्स, ठीक है? चेंजेस इन रेनफॉल एंड टेम्परेचर, तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का इस समय सीजन चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ही हर जगह बात होती रहती है, ठीक है? पिछले 10 सालों में इसका जो इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा देखा गया है, जिस वजह से रेनफॉल में चेंजेस देखे आते हैं, टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से कम हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं। डिफ़ॉरेस्टेशन हो रहा है, रोड्स में बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है? डिफ़ॉरेस्टेशन जो है वो किस वजह से हो रहा है, रोड और बिल्डिंग्स की वजह से हो रहा है, ठीक है? तो फॉरेस्ट नहीं बचेंगे तो उनके लिए हैबिटेट खत्म हो जाएगा, हैबिटेट खत्म हो जाएगा तो वो कहाँ आएँगे? गाँव में ही तो आएँगे लोगों के। श्रिंकिंग एंड ड्राइंग ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट जो है वो छोटे होते जा रहे हैं और सूखते जा रहे हैं क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम होती चली आ रही है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाए गए हैं आर एस्टैब्लिश फॉर सेफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स मेनली इसलिए बनाए गए हैं जिससे सेफ तरीके से एनिमल्स एक जंगल से दूसरे जंगल तक मूव कर सकें बिटवीन फॉरेस्ट, प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद ह्यूमन। और इससे क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में वो कम हो सकेगा। हैबिटेट एंड कंपोनेंट्स, अब हैबिटेट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो हैबिटेट क्या है, हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ भी रहता है उसी को क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। ये एक पेड़ हो सकता है, ये एक पॉन्ड हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, फार्म हो सकता है, ठीक है? तो ये अलग अलग जीव जंतुओं का अलग अलग हैबिटेट होगा। ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। देखिए हैबिटेट में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक लिविंग कंपोनेंट होता है जिसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है जिसको एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंटरैक्शन करते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों के साथ में। बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, जैसे प्लांट हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है तो हो सकता है प्लांट पे वो फीड करता हो तो इंटरैक्शन है। एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, तो ये सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में आप देखेंगे जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है और टेम्परेचर है, तो ये सब क्या है, एबायोटिक एनिमल्स है। जैसे एयर की जरूरत पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए, वाटर की जरूरत पड़ती है क्योंकि वाटर नहीं है तो लाइफ नहीं है, तो इस तरीके से इंटरेक्शन होता है। हैबिटेट का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मेनली दो हैबिटेट बताए गए हैं यहाँ पर, एक पॉन्ड हैबिटेट बताया गया और एक फॉरेस्ट हैबिटेट बताया गया है। पॉन्ड हैबिटेट में अगर आप देखेंगे तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स चीजें देखने को मिलेंगी, फिश है, फ्रॉग है, टर्टल है, ड्रैगन फ्लाइज है, एल्गे है, लोटस है, ठीक है? तो ये सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है किसके, पॉन्ड हैबिटेट के। और इसी के एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या देखने को मिलेगा, वाटर मिलेगा, सॉइल मिलेगी और सनलाइट मिलेगी। फॉरेस्ट हैबिटेट में अगर आप देखेंगे तो इसमें बायोटिक कंपोनेंट क्या-क्या हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो ये सब फॉरेस्ट हैबिटेट में आपको देखने को मिलेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। और एबायोटिक में आप देखेंगे सॉइल हो जाएगा, एयर, सनलाइट, वाटर, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट में देखने को मिलेगा फॉरेस्ट के।
ऑर्गेनिजम्स अडैप्ट टू स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ देयर हैबिटेट, तो जहाँ पे जिस हैबिटेट में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस तरीके की इन्वायरमेंट को वो क्या कर लेते हैं, अडैप्ट कर लेते हैं। डिफरेंट हैबिटेट्स प्रोवाइड डिफरेंट लिविंग कंडीशंस, अब अलग अलग हैबिटेट जो होंगे वो अलग अलग लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, अब ये क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है। पॉपुलेशन क्या है, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगर किसी भी हैबिटेट में रह रहे हैं, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स मतलब मान लीजिए ह्यूमन बींग्स हैं, तो जिस जगह पे केवल ह्यूमन बींग्स ही रह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक पॉपुलेशन क्रिएट करेगी किसकी, ह्यूमन बींग्स की। ठीक है। इसी तरीके से कम्युनिटी क्या होती है, तो कम्युनिटी का मतलब ये है डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर इन सेम हैबिटेट, तो सेम हैबिटेट है लेकिन उसमें अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन रह रही है। इसका मतलब वहाँ हो सकता है ह्यूमन बींग भी रह रहे हो सकता है डॉग भी रह रहे हो सकता है काऊ भी रह रही है, कैमल्स भी रह रहे हैं, स्नेक्स भी रह रहे हैं, सब कोई रह रहा है, तो वो सब क्या बनाएगा, एक कम्युनिटी बनाएगा। तो पॉपुलेशन में केवल एक ही तरीके के ऑर्गेनिजम्स होंगे, कम्युनिटी में एक से ज्यादा तरीके के ऑर्गेनिजम्स होंगे, जब वो एक साथ रहते हैं तो कम्युनिटी बनाता है। एग्जाम्पल दिया गया, फिश इन अ पॉन्ड आर पॉपुलेशन। देखिए किसी भी पॉन्ड में, किसी भी तालाब में अगर फिश है तो वो किस रूप में देखी जाएगी, तो ये पॉपुलेशन के रूप में देखी जाएगी। लेकिन अगर फिश के साथ साथ उसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, सबको अगर देखा जाएगा तो वो क्या बना देगी, एक कम्युनिटी बना देगी। तो आई होप कम्युनिटी और पॉपुलेशन में आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इंटरैक्शन इन इकोसिस्टम, अब किस तरीके से इंटरैक्शन होता है उसको देख लेते हैं। तो दो तरीके का इंटरैक्शन होगा, बायोटिक इंटरैक्शन होगा और एक दूसरा एबायोटिक इंटरैक्शन होगा। बायोटिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर फूड। अब देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं, फूड के लिए डिपेंड करते हैं, वाटर के लिए डिपेंड करते हैं, शेल्टर जहाँ रहना है, तो कोई जीव जंतु अगर है तो किसी जीव जंतु में तो रह नहीं सकता, उसको तो कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वो सेफ रह सके, ऑक्सीजन उसको चाहिए, स्पेस चाहिए उसको, तो ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो इस तरीके से इंटरेक्शन होता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन बायोटिक कंपोनेंट। अब ऐसा नहीं है कि बायोटिक ही केवल एबायोटिक पे डिपेंड करता है, जबकि एबायोटिक जो है ये भी बायोटिक पे डिपेंड करेगा, इंटरेक्ट करेगा। किस तरीके से, तो जैसे प्लांट है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स थी, मतलब ये बायोटिक कंपोनेंट था, तो इसने क्या रिलीज किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया। ठीक है। तो देखिए एबायोटिक को फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ। हार्ड सॉइल इन प्लेस, ठीक है, रिटेन मॉइस्चर, मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करता है प्लांट्स। कूल करता है एटमॉस्फेयर को, तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है, प्लांट कर रहा है। तो जो बायोटिक इंटरेक्शन हो रहा है किसके साथ में, एबायोटिक के साथ में। बायोटिक इंटरेक्शन में देखेंगे तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक म्यूचुअलिज्म है, एक कमेंसालिज्म है और एक पैरासिटिज्म है। ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म का मतलब यह है कि दोनों बेनिफिट होंगे। जैसे दो लोग हैं और दोनों लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि इसको भी प्रॉफिट हुआ और इसको भी प्रॉफिट हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म कहेंगे। जैसे हनी बी और फ्लावर है। अब देखिए हनी बी जब फ्लावर से रस निकालने के लिए जाती है तो हनी बी को तो फायदा होता ही आता है और साथ ही साथ फ्लावर को भी फायदा हो जाता है। ठीक है। तो ये दोनों को ही फायदा हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। कमेंसालिज्म में क्या है, एक को तो बेनिफिट होगा लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। एक तो प्रॉफिट में चला गया, दूसरे को कोई ना प्रॉफिट हुआ ना नुकसान हुआ, ये कहेंगे। तो जैसे ऑर्चिड्स हैं ट्रीज पे, उसको एक तरीके से कह सकते हैं कमेंसालिज्म में आ जाएगा। ठीक है। पैरासाइटिज्म में क्या होता है, एक को बेनिफिट हुआ लेकिन दूसरा क्या हो गया, हार्म हो गया, मतलब दूसरे को नुकसान हो गया। टिक्स ऑन डॉग, जैसे आपने देखा होगा टिक कीड़े होते हैं जो डॉग पे लग जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो डॉग्स होते हैं, श्वान जो होते हैं, उनका खून चूसते हैं। अब जब खून चूसेंगे तो टिक्स को तो फायदा हो रहा है लेकिन डॉग्स को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है। डॉग्स को हो सकता है कुछ डिजीज लग जाए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये तीन तरीके के इंटरेक्शन याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें क्या है, फूड चेन एंड फूड वेब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे क्या प्रोड्यूसर क्या होते हैं। प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है प्रोड्यूसर मतलब कुछ प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो ये अपना फूड जो है वो खुद ही बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से, और इसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। तो जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि वो अपना फूड जो है खुद बना सकते हैं। और जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब बात आती है कंज्यूमर्स की।
कंज्यूमर्स कौन होंगे? जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करेंगे, जो प्रोड्यूसर्स को खाएंगे। और इनको और क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रॉफ भी कहा जाता है। ये मेनली तीन तरीके के देखने को मिलेंगे आपको। एक हर्बीवोर होंगे, हर्ब जो केवल खाएंगे, जो केवल प्लांट्स खाएंगे, जैसे डियर है, ये हर्बीवोर है। दूसरे कार्निवोर होंगे, कार्निवोर ऐसे हैं जो केवल एनिमल्स खाएंगे, मतलब वो किसको खाएंगे? हर्बीवोर्स को खाएंगे। ठीक है, जैसे लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, लायन हो गया, तो ये सब घास फूस नहीं खाते, केवल क्या खाते हैं? एनिमल्स को ही खाते हैं। तो एक कार्निवोर है। एक ओमनीवोर होंगे, ओमनीवोर मतलब जो दोनों चीजें खा सकते हैं, मतलब जो प्लांट्स भी खा सकते हैं, जो एनिमल्स को ही खा सकते हैं, जैसे क्रो हो गया, फॉक्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, हम लोग क्या है? ओमनीवोर हैं। अब बात आती है फूड चेन की, कि फूड चेन क्या होती है? तो लीनियर सीक्वेंस शोइंग हु ईट्स होम, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। कौन किसको खा रहा है, इसी का लीनियर सीक्वेंस जो होता है, जो शो करता है कि कौन किसको खा रहा है, इसी को क्या कहते हैं? फूड चेन कहा जाता है। अब बात आती है ट्रॉफिक लेवल्स की, ये क्या होते हैं? तो फूड चेन में आप देखेंगे कई सारी पोजीशन होती हैं। जैसे सबसे नीचे आप जैसे मान लीजिए क्या है? घास है, ग्रास है। तो ग्रास को कौन खा रहा होगा? ग्रास हॉपर खा रहा होगा। ठीक है, ग्रास हॉपर हो गया आपका। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा होगा? फ्रॉग खा रहा होगा। फ्रॉग को कौन खा रहा होगा? स्नेक खा रहा होगा। तो ये जो है आपको एक पूरी चेन दिखाई पड़ रही है कि सबसे नीचे ग्रास थी, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया। तो ये जो अलग अलग आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इसी को क्या कहा जाता है? ट्रॉफिक लेवल। तो ये पहला ट्रॉफिक लेवल है, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल है, और ये चौथा ट्रॉफिक लेवल है। तो सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन है? इसमें स्नेक है। अब स्नेक को भी खा रहा होता तो वो उससे भी ऊपर ट्रॉफिक लेवल में चला जाता। ठीक है, तो पोजीशन इन फूड चेन, कोई भी पोजीशन जो होती है फूड चेन में, उसी को ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। ऐसे सबसे नीचे था प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर आया, फिर स्मॉल कार्निवोर आए, और फिर लार्ज कार्निवोर आए। ठीक है, तो ये पूरा ट्रॉफिक लेवल होता है। अब बात आती है फूड वेब क्या होता है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए ग्रास था, अब ग्रास है, ग्रास को किसने खाया था? ग्रास शॉपर ने खाया था। अब हो सकता है ग्रास शॉपर को फ्रॉग भी खा ले, हो सकता है ग्रास शॉपर को लिजर्ड भी खा ले, और इस फ्रॉग को हो सकता है स्नेक खा ले, या उस फ्रॉग को हो सकता है कोई बर्ड खा ले। ठीक है, या कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए पूरी एक चेन बनती चली आएगी। अब ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये एक चेन के साथ साथ पूरा एक वेब बन रहा है। और जब पूरा वेब बन जाता है, पूरा एक जाल बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? फूड वेब। ठीक है, तो इंटरलिंक्ड फूड चेन फॉर्मिंग अ नेटवर्क, जब एक पूरा नेटवर्क बना लेती है अलग अलग फूड चेन्स, तो उसी को क्या कहते हैं? फूड वेब कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है डिकम्पोजर और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ये क्या होती है? तो डिकम्पोजर को याद रखिएगा सैप्रोट्रॉफ भी कहा जाता है। ये मेनली करते क्या है कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करते हैं, और किसमें ब्रेक डाउन करते हैं? न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं। जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बीटल्स हो गए, तो ये क्या करते हैं? जब कोई प्लांट या एनिमल डेड हो जाता है तो इनको इनका ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं, इनको तोड़ना स्टार्ट करते हैं, और तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हो सकता है एयर में जाके मिल जाए, या हो सकता है सॉइल में जाके मिल जाए, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिड्यूसेस रिसाइकल्स न्यूट्रिएंट्स, तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग हो जाती है। कहाँ पर? सॉइल में। तो सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएंगे, और ये न्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएंगे? प्लांट से पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? मशरूम ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो मशरूम का जो ग्रोथ होता है वो हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर में होता है। आप बताइएगा मशरूम जो है वो फंजाई है कि बैक्टीरिया है कि बीटल है, वो क्या है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इकोसिस्टम बैलेंस क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इकोसिस्टम बैलेंस का मतलब है बैलेंस इज डायनेमिक। बैलेंस जो एक डायनेमिक प्रोसेस है। पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज आर स्टेबल अनलेस डिसरप्टेड, मतलब पॉपुलेशन हो गई, रिसोर्सेज हो गए, ये हमेशा क्या रहते हैं? स्टेबल रहते हैं। कब तक स्टेबल रहेंगे? जब तक इनको डिसरप्ट नहीं किया जाएगा, जब तक इनको अनबैलेंस नहीं किया जाएगा, जब तक इनको ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक इनको प्रॉब्लम में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, वाटर, स्पेस और सनलाइट हेल्प्स कंट्रोल पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का कंट्रोल कैसे होता है? क्योंकि एक चीज दूसरे को खाती है। ठीक है, जैसे एक जानवर है, बड़ा जानवर, तो छोटे जानवर को खाया जाएगा। बड़ा जानवर हो सकता है उससे बड़े जानवर को खा जाए, तो इस तरीके से उनकी पॉपुलेशन क्या है? कंट्रोल रहती है। ठीक है, और अल्टीमेटली जब सबसे बड़े जानवर की या किसी भी जानवर की डेथ होती है, तो उसको डिकम्पोजर्स खा जाते हैं। ठीक है,
ह्यूमन इंटरवेंशन जब होगा तब वहां पर इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस जरूर आएगा। जैसे ओवर फिशिंग मान लीजिए अगर हो रही है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, हैबिटेट को ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो इकोसिस्टम बैलेंस नहीं रहेगा। यहाँ पर इकोसिस्टम में अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा और बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। केस स्टडी देख लेते हैं। इसमें केस स्टडी दी गई जैसे पॉन्ड्स विद फिश। अब पॉन्ड अगर है, कोई तालाब है जिसमें मछलियां हैं, अब यहाँ पर एक काम ये कर दिया गया, ड्रैगन फ्लाइज को कम कर दिया गया। अब अगर ड्रैगन फ्लाइज कम हो जाएंगे तो जो मधुमक्खी है वो ज्यादा हो जाएंगी, बीज ज्यादा हो जाएंगी, बटरफ्लाइज ज्यादा हो जाएंगी, जिससे पॉलिनेशन प्रोसेस जो है वो ज्यादा हो पाएगा। अभी बात आती है ड्रैगन फ्लाइज कम कैसे हुई, क्योंकि ड्रैगन फ्लाइज को कौन खा गया, फिश खा गई। ठीक है, पॉन्ड में जब फिश ज्यादा होंगी तो ड्रैगन फ्लाइज को खा गई, तो ड्रैगन फ्लाइज कम हो गई। और ड्रैगन फ्लाइज किसको खाती, मधुमक्खियों को खा जाती, तो पहले ही उनको खत्म कर दिया गया, कम कर दिया गया, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो पॉलिनेशन अच्छा हुआ, पॉलिनेशन अच्छा हुआ तो ज्यादा सीड प्रोड्यूस हुई, ज्यादा डाइवर्सिटी, ज्यादा अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट होगा। इंडियन बुल फ्रॉग एक्सपोर्ट, तो पहले जो इंडियन बुल फ्रॉग था इसका एक्सपोर्ट किया जाता था, इसके टांगों का एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, इससे हुआ क्या, फ्रॉग की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई। अब जब फ्रॉग किसको खाता है, पेस्ट को खाता है, तो जब ये कम हो गए तो पेस्ट बढ़ जाएंगे, कीड़े मकोड़े बढ़ गए। और जब कीड़े मकोड़े बढ़ गए तो लोगों को पेस्टिसाइड यूज करना पड़ गया, और अल्टीमेटली हुआ क्या, एनवायरमेंट को हार्म हुआ। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ को हार्म हुआ। इकोसिस्टम के टाइप्स देख लेते हैं। तो जैसे पहला टाइप दिया गया नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो अपने आप से बनता है, जो नेचर बनाता है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गए, रिवर हो गए, लेक्स हो गए, तो ये सब कैसे हैं, नेचुरल इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे होते हैं, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट है, फार्म है, मतलब लैंड वाली जो चीजें हैं उसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रखा है। ग्रासलैंड है, ट्री इकोसिस्टम है, तो ये सब टेरेस्ट्रियल है। एक्वाटिक में जो पानी वाली चीजें हैं जैसे पॉन्ड, रिवर, लेक, ये सब एक्वाटिक हैं। अब बात आती है ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, इसको आर्टिफिशियल भी कहा जा सकता है। जैसे फिश के पॉन्ड्स, मतलब एक ऐसे फिश पॉन्ड्स हैं जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए, तो वो क्या है, वो आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में आ जाएगा। जो फार्म्स होते हैं, जो खेत वेत होते हैं, वो भी ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, तो भी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। पार्क जो है ये भी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स है। ठीक है, ह्यूमन बेनिफिट्स फ्रॉम इकोसिस्टम। अब किस तरीके का बेनिफिट होता है ह्यूमन बींग्स को, ये आपको यहाँ पर देखना है। जैसे फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है, फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करेगा, टिम्बर प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, फाइबर्स प्रोवाइड करेगा, मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जितने भी ड्रग्स बनते हैं वो सब कहीं ना कहीं आते हैं प्लांट से ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद ये एक्वेटिक इकोसिस्टम किस तरीके से बेनिफिशियल है, तो ये वाटर प्रोवाइड करता है, फिश प्रोवाइड करता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मतलब लोग घूमने टहलने जाते हैं, तो इस तरीके से टूरिज्म को इनहेंस करता है। हेल्दी इकोसिस्टम सपोर्ट फूड सिक्योरिटी एंड वेलबींग, तो इससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी हो पाएगी, वेलबींग रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग को याद रखनी है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन फार्मिंग। अब फार्मिंग में किस तरीके की सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करी जा सकती हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो इसमें क्या हुआ, ट्रैक्टर का यूज किया गया, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को यूज किया गया, पेस्टिसाइड्स को यूज किया गया, जो बहुत ही गड़बड़ रहा। अब इससे क्या गड़बड़ी हुई, अब देखिए ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस में नहीं आएगा, पहले तो दिखाया जा रहा है कि क्या गड़बड़ी है, किस वजह से आई। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से फूड सिक्योरिटी तो बढ़ी, प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई, सॉयल अल्टीमेटली डिग्रेड होने लग गई। रिडक्शन ऑफ नेचुरल प्रेडेटर्स, जो नेचुरल प्रेडेटर्स थे वो रिड्यूस होने लग गए। पेस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि पेस्टिसाइड जब आप बहुत ज्यादा डालने लग जाते हैं तो पेस्ट जो होते हैं उस पेस्टिसाइड को रेजिस्ट करने लग जाते हैं। मोनोकल्चर आ गया, पहले अलग अलग खेत में, मतलब सेम खेत में अलग अलग चीजें बोई जाती थी, अब क्या है, केवल दो ही चीजों पे फोकस किया गया, राइस पे और व्हीट पे। इस वजह से मोनोकल्चर आया, और मोनोकल्चर से डाइवर्सिटी कम हुई, सॉइल की फर्टिलिटी और कम होती चली गई। सोल्यूशन इसका क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए, पेस्टिसाइड्स का मिनिमम यूज होना चाहिए। ठीक है, और पेस्टिसाइड्स की जगह पे मैन्योर को यूज करना चाहिए। एंशियंट प्रैक्टिस क्या थी हमारी, ठीक है, तो वृक्ष आयुर्वेद में क्या बताया गया है, सॉइल नरिशमेंट के बारे में बताया गया है, और कैसे बताया गया है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज किया जाता था, जिसको कुनाप जल कहा जाता था।
ठीक है? तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट को यूज़ करना चाहिए और ये हमारी एंशिएंट प्रैक्टिस भी थी, इसको हम लोग अब भूल चुके हैं। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ये बताइएगा, इंडिया का पहला स्टेट जो फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है, मतलब वहाँ पर सारी की सारी खेती जो होती है ऑर्गेनिक खेती होती है, ये कौन-सा स्टेट है इंडिया का? ये वर्ल्ड का पहला स्टेट है, ठीक है? थ्रेटेन्ड इकोसिस्टम इन इंडिया, तो कौन-कौन से ऐसे इकोसिस्टम हैं जो सबसे ज़्यादा थ्रेटन हुए हैं? जैसे सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इसको बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हुई है, ठीक है? अब ये करता क्या है? तो ये प्रोटेक्ट करता है लोगों को स्टॉर्म से, फ्लड से, उनकी स्पीड को कम कर देता है। प्रोवाइड हैबिटेट हैबिटेट प्रोवाइड करता है, ठीक है? एंडेंजर्ड फ्लोरा और फौना को, मतलब एक तरीके से फ्लोरा और फौना बहुत सारे यहाँ पाए जाते हैं, तो एक तरीके से ये घर प्रोवाइड कर रहा है इनको। थ्रेटेंड, अब ये थ्रेटन कैसे हो रहे हैं? तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हंटिंग हो रही है, जो भी एनिमल्स यहाँ रहते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट किया जा रहा है, जिसकी वजह से सुंदरबन जो है वो प्रॉब्लम में है। अदर इकोसिस्टम्स आर आल्सो अंडर थ्रेट, अब देखिए और भी कई सारे इकोसिस्टम्स हैं जो थ्रेट में है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, वेटलैंड हो गए, रिवर्स हो गई, ग्रासलैंड हो गया, कोस्टल एरियाज हो गए, तो ये सब भी क्या है, अलग अलग तरीके से थ्रेट में देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा चैप्टर था जो हम लोग ने डिस्कस किया, इसके अलावा और भी हर चैप्टर हैं जिसके नोट्स और एमसीक्यूज हम लोग ने प्लेलिस्ट में बनाए हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।